हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित तिवारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियो। और इसमें हमें ब्लड के बारे में बात करनी है, उनके सर्कुलेशन के बारे में बात करनी है, लिम्फ के बारे में बात करनी है, हार्ट के बारे में बात करनी है, हार्ट के अंदर कार्डियक साइकिल, ईसीजी, देन डिजीजेस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जिसमें हम ईसीजी वगैरह की बात करेंगे, सब डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करनी है। ठीक है, तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यू हैव लर्न द ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइडेड with the nutrients and oxygen and other essential substance। आपको पता है और आपने पढ़ भी रखा है कि प्रत्येक लिविंग सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और एसेंशियल सब्सटेंस जो ज़रूरी होते हैं वो भी चाहिए। आल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। सेल्स में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं, इन्हें भी टिश्यू से बाहर निकालना होता है, सेल से बाहर निकालना होता है। इस वजह से क्योंकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहे, इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। इन सेल से इस पर्टिकुलर चीज़ों को निकालना है, या इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। मतलब एक सेल को कुछ चीज़ें देनी है तो टू द सेल, और अगर वेस्ट मटेरियल निकालना है तो फ्रॉम द सेल। यानी कि वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए और ले जाके बाहर भेजने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर देने के लिए। यानी कि ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके पास इफ़िशिएंट मैकेनिज्म होनी चाहिए सेल्स को कुछ देने के लिए और सेल्स से कुछ लेने के लिए। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। इस चीज़ के लिए अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एनिमल ने अलग अलग फंडा अपनाया। जैसे हाईलाइट करा जाएगा इस पॉइंट को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंटेट्स circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cell to exchange these substances। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं लाइक स्पॉन्जेस की हम बात करें या फिर सीलेंटेट्स की बात करें, फैसिलिटेट्स वाया एक्सचेंज ऑफ दिस सब्सटेंस। इसमें सेल्स के द्वारा, बॉडी कैविटी के द्वारा डायरेक्टली एक्सचेंज होता है। तो स्पॉन्जेस हों या सिलेंटेट्स हों, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू द बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। होता क्या है आपको मैं याद दिलाऊं, आप एनिमल किंगडम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ तो आप इन चीज़ों को समझेंगे ही। एक्चुअली क्या होता है इसमें, एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए ये आपका स्पॉन्जेस की बॉडी हो, यहाँ पे इनके पास ऑस्कुलम होता है, इनके पास बीच बीच में पोर्स होते हैं, समझ पा रहे हैं ना, पोर्स होते हैं, और इन्हीं पोर्स की मदद से वाटर इनके अंदर इंटर करता है, वाटर इनके अंदर इंटर करता है। और वाटर जब इस कैविटी में, बॉडी कैविटी में इंटर करता है तो जो सेल्स, पड़ोस की जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स अपने लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो यहाँ से ऑब्टेन कर लेती हैं, और बचा हुआ जो कुछ होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये बात आपको मैं एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा में बताऊँगा। ये जो पोर होते हैं दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया, और जो चीज़ें ये जहाँ से निकल रही हैं दिस इज कॉल्ड ऑस्कुलम। ठीक है ना, वापस आ जाइए। तो यस, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि जो स्पॉन्जेस होते हैं या जो सिलेंटेट्स होते हैं, इनमें बॉडी कैविटी के थ्रू फैसिलिटेशन हो जाता है, पानी अंदर चला जाता है और फिर वहाँ से चीज़ें ऑब्टेन कर ली जाती हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूजेज स्पेशल फ्लूइड्स, जैसे हम लोग with their body to transport such material, जैसे कि ब्लड। जो टॉप क्लास के एनिमल्स हैं, जिसमें ह्यूमन स्पेशली तो आएगा ही आएगा क्योंकि सबसे एडवांस आज के डेट में यही है, इनके लिए ब्लड और लिम्फ
ये दोनों अहम रोल प्ले करते हैं चीज़ों को ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यस, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड्स बाय मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। ब्लड बहुत सी चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ले जाता है। अनदर बॉडी फ्लूइड्स लिम्फ। अब आपको मैंने अभी पिछले वाले चैप्टर में ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी कहा था कि ब्लड ही है जो एल्वेलाई से ऑक्सीजन को ले जाता है टिश्यू तक, और टिश्यू से CO2 को लेके आता है एल्वेलाई तक टू बी एलिमिनेट। तो ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट का मीडिया था। ब्लड ही न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है पर्टिकुलर सेल्स तक। जब हम एसिमुलेशन के दौरान टिश्यूज में या ब्लड में जब हमारा ग्लूकोज पहुंचता है तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसीलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेंटेन होना बहुत आवश्यक है। ओवरऑल बात साफ हो गई कि ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पज। तो ब्लड ही है जो हर जगह पहुंचा रहता है अपना सामान लेके। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। लिम्फ भी सर्टेन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट में जिम्मेदार होगा। आगे हम बात करेंगे लिम्फ जब पढ़ाएंगे तब। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। तो हम इस चैप्टर में ब्लड और लिम्फ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अभी हम इसी टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं कि एक्चुअल में ब्लड जो हमारा है ये कैसे होता है। तो पूरी मैकेनिज्म की बात करेंगे, कैसे सर्कुलेट होता है, क्या होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज ब्लड। ब्लड के बारे में पहला सवाल, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ये नोट कर लीजिएगा, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे सॉफ्ट टिश्यू होता है ये। लिखा है ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ए फ्लूइड मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना है कि मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा क्या है और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है। देखिए यहाँ पे जो सेल्स, ब्लड एक प्रकार के ब्लड सेल्स भी हैं इनमें। जो सेल्स जिस मटेरियल में है दिस इज द एक्चुअली सॉफ्ट मटेरियल मैट्रिक्स, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। एक सवाल और, प्लाज्मा क्या है और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, इसके बारे में हम आपसे अभी बात करने वाले हैं। यस, ये स्ट्रक्चर आप पहले देख लीजिए फिर हम आपसे बात करेंगे। ये हमारा ब्लड है। ब्लड में आपके पास 55% प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। मैं पूरी बात आपको पढ़ा दूं फिर आगे आपको समझाऊंगा। तो ब्लड में जो कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, अभी आपकी एनसीईआरटी ने आपको बताया कि ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे प्लाज्मा जो है ये 55% है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये 45% है। प्लाज्मा में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, 92% आपको पानी मिलेगा, 7% आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स मिलेंगी, वेस्ट मटेरियल मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, हार्मोन्स मिलेंगे और कुछ गैसेस मिलेंगी जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें CO2 है। बात को समझना, मैं दोबारा फिर आऊँगा। और जो प्रोटीन्स हैं इसमें एल्ब्यूमिन्स हैं, ग्लोब्युलिन्स हैं और फाइब्रिनोजन है। ये प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। तो अभी हम फॉर्म्ड एलिमेंट आपसे आगे बात करेंगे। पहले प्लाज्मा के बारे में आपको बता दें कि 55% पार्ट ब्लड का 55% कौन है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में 92% क्या है, पानी, और 7% के आसपास क्या है, यस 7% के आसपास क्या है, बताइए जल्दी से। प्रोटीन। आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है 6 to 8%, तो आप यही याद रखेंगे 6 to 8%। पानी को एनसीईआरटी ने लिखा है 90 to 92%, यानी 90 to 92%, यानी 90 से 92%। तो ये भी ठीक है। पूरी बात मैं मिटा दूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रहने दो, वापस आते हैं। अब आपको समझाते हैं प्लाज्मा के बारे में। 92% इसमें क्या है, वाटर है, 90 से 92%। और ये 55% पार्ट है किसका, 55% पार्ट ऑफ ब्लड, और 45% कौन होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो यस, ये होगा 55% और ये होगा 45%। अनगिनत बार बोला हूं। प्लाज्मा इज स्ट्रा कलर्ड, स्लाइटली येलो, स्लाइटली येलो, स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। इसमें
90 से 92%, 90 to 92% क्या होता है, H2O होता है प्लाज्मा में। एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%, 6 to 8% प्रोटीन्स होंगे। और प्रोटीन्स में भी हमारे पास 3 प्रकार के प्रोटीन्स हैं विशेषतया, जो मेजर प्रोटीन्स हैं। दिस इज द फाइब्रोनोजन, दिस इज एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। ठीक है ना, देखते हैं। यस, तो प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट, एक्स्ट्रा कलर्ड, मेनली वाटर है इसमें 90 से 92%। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, दे आर कॉल्ड फाइब्रोनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स। समझ पा रहे हैं? आर द मेजर प्रोटीन्स, ये सब मेजर प्रोटीन्स हैं, आपको इन्हें याद रखना है। मेनली ये प्रोटीन्स है। अब इनका काम आपको देखना है कि फाइब्रोनोजन का काम क्या है, ग्लोब्यूलिन का काम क्या है, एल्ब्यूमिन का काम क्या, और खूब पूछा जाता है इनका फंक्शन। तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर दूं। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा ऑफ इस वाटर, 6 to 8% आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है। और 3 प्रकार के प्रोटीन्स हमें यहाँ याद करने हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स और फाइब्रोनोजन। और जो आपकी प्लाज्मा है ये 55% पार्ट होता है किसका, ब्लड का। चलो नेक्स्ट आइए, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। फाइब्रोनोजन आर नीडेड, आगे पढ़ाऊंगा मैं कॉस्केट थ्योरी में। फाइब्रोनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। पहला पॉइंट हो गया कि फाइब्रोनोजन का फंक्शन क्या होगा। फाइब्रोनोजन क्या करेगा, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। दूसरा ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एक्चुअल में याद रखिएगा ये डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। आपने नाम सुना होगा गामा ग्लोब्यूलिन्स, जिसमें आप आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, आईजीए ढेर सारी बात करते हैं, ये वही ग्लोब्यूलिन है डिफेंस में। और तीसरा एल्ब्यूमिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपका एल्ब्यूमिन है ये ऑस्मोटिक वैलेंस को मेंटेन करता है, ब्लड के ऑस्मोटिक वैलेंस को मेंटेन करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या हुआ, इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्ब्यूमिन इन्वॉल्व इन द ऑस्मोटिक वैलेंस। नीट के लिए ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, हर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल, प्लाज्मा also contains small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, HCO3, Cl- etc. आपसे एक सवाल और यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो प्लाज्मा है इस पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लाज्मा के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जब आप लिम्फ पढ़ेंगे, लिम्फ आप आगे चल के पढ़िएगा लिम्फ, तो वहां पे लिखा है सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज प्लाज्मा। यानी ये लाइन आपको याद रख लेनी चाहिए कि जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे है, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन लिम्फ। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है अगर आप ये पॉइंट सीख पाए हो तो। जो मिनरल का कंपोजिशन प्लाज्मा में है वही मिनरल का कंपोजिशन लिम्फ में भी मिलेगा। सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ लेना जाके। तो प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स दैट इज सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SO3, Cl- एक्सेट्रा। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड एक्सेट्रा आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये सब भी आपको प्लाज्मा में मिल जाते हैं। दे आर ऑलवेज इन द ट्रांजिट इन द बॉडी, ये हमेशा बॉडी में मूव करते रहते। एक सवाल और, कल को कोई भूल जाए कि SCO3 प्लाज्मा में है कि नहीं है, तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था कि थोड़ा सा HCO3 बना है कहाँ, प्लाज्मा में, क्योंकि लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी उपलब्ध था। पिछला लेक्चर मेरा याद करिए, जहां मैंने कहा था प्लाज्मा में थोड़ा सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा और आरबीसी के अंदर ज्यादा कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा। तो HCO3 का उपलब्ध होना बात समझ में आता है। दूसरा, एक सवाल तुरंत और मन में आएगा कि Cl- को कैसे याद रखें।
तो Cl माइनस, आपको मालूम होगा कि जब आरबीसी में से SCO3 बाहर जाता था, चीज़ों को रटाना नहीं होता बट समझना होता था, तो बदले में Cl माइनस वापस आता था। तो अगर Cl माइनस होगा प्लाज्मा में तभी तो अंदर आएगा, तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीछे का हमबर्गर फिनोमेना और क्लोराइड शिफ्ट याद है, तो क्लोराइड कहाँ से आता था? प्लाज्मा से ही आता था आरबीसी के अंदर, तो होगा तभी तो आएगा, तो रटना नहीं है आपको, समझ पा रहे ना, चिंता नहीं करनी। तो ये दोनों पॉइंट तो आपको याद हो गए कि SCO3 माइनस भी बाहर मिलेगा आपको, या आरबीसी से बार बार SCO3 जाता है तब भी तो वहाँ मिल जाएगा। यस, अब मैं इस पॉइंट से हट रहा हूँ। आगे देखिए, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड are also present in the plasma in inactive forms. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in inactive form. फाइब्रिनोजेन को ही तो मैंने कहा अभी, एक नाम तो यही ले लेते हैं भाई, फाइब्रिनोजेन तो प्रेजेंट है ना प्लाज्मा में, वो तो जाहिर सी बात है कि क्लॉटिंग करेगा। चलो पूरा पॉइंट हटा देता हूँ इसमें लास्ट में। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। भाई अभी मैंने कहा कि प्लाज्मा के पास क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर है, लेकिन कौन से फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म्स में। तो क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि प्लाज्मा में जो भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो किस फॉर्म में है? तो इनएक्टिव फॉर्म में है। प्लाज्मा, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो जो बचता है वो सीरम कहलाता है। अनगिनत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, या फिर एक पॉइंट हम और कह सकते हैं कि सीरम प्लस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये सवाल भी तो आ सकता है मन में कि सीरम प्लस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड प्लाज्मा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी और आगे चल के बात करी जाए। यस, तो अब मैं आपसे कुछ और बात करना चाहूँगा एक बार और, कि प्लाज्मा पढ़ाया मैंने आपको, 55% पार्ट था, इसमें 90 to 92% पानी था। इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हमने आपके साथ नाम लिया, जिसमें कई नाम ले सकते हैं आप, Na+, Mg+2, कैल्शियम प्लस, Cl-, SCO3-। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या था? ऑस्मोटिक वैलेंस। ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या था? डिफेंस। फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या था? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? वेस्ट मटेरियल भी इसमें है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं, गैसेस भी हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। तो आपकी पूरी कहानी खत्म, पूरा प्लाज्मा पूरा हो गया। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई बात ब्लड प्लाज्मा की। अब हमें पढ़ना है 45% एलिमेंट, जो हमारे कौन से हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे पास 3 लोग हैं। नंबर 1 रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी कि इरिथ्रोसाइट। नंबर 2 WBC, और नंबर 3 प्लेटलेट्स। इन्हीं तीनों को पढ़ना है। प्लेटलेट्स के कोई प्रकार नहीं है, रेड ब्लड सेल के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन वाइट ब्लड सेल के कई प्रकार हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हमें पढ़ना है। कौन कौन सा? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, 2 तो ये हो गए। एक सेकंड, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, नोट करें। चलिए ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं, अभी आगे मैं समझाऊंगा भी, ग्रेनुलोसाइट्स, और इसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आएगा? प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। इसको शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी भी 5 प्रकार के हैं, जिसमें 3 एक प्रकार के हैं और 2 एक प्रकार के हैं। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब
जो भी होगा आगे देखेंगे अभी। न्यूट्रोफिल्स हैं, इस्नोफिल्स हैं, बेसोफिल हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कौन है, खूब पूछा जाता है। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा ये है। लीस्ट अबंडेंट वेसोफिल, लीस्ट अबंडेंट। अब आगे बात करें, इतना पढ़ाने के बाद आपको मेरी एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें प्लेटलेट पढ़ना है, हमें आरबीसी पढ़ना है, हमें डब्ल्यूबीसी पढ़ना है। किसमें? फॉर्म्ड एलिमेंट में। तो एक सवाल यही क्लियर कर लो, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? तो द एक्चुअल या टोटल कंपोनेंट ऑफ द प्लेटलेट्स आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हमें थोड़ा सा आरबीसी पढ़ना है पहले, उसके बाद डब्ल्यूबीसी और उसके बाद प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में पूरा डिटेल पढ़ना है कि ये तीन जो आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं और ये जो दो एग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनके कितने न्यूक्लियस हैं, क्या काम करते हैं, सब पे बात होगी। यस, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, क्या बोलते हैं? आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी। एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। कितना परसेंट? 45% ऑफ ब्लड। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल मैं आपको यहीं और डिस्कस करना चाहता हूं, अबंडेंस के मामले में। अबंडेंस का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा कौन है? अबंडेंस। पीछे जरा देखिए तो 95% कौन है? रेड ब्लड सेल्स। उस 4.8% कौन है? प्लेटलेट्स। और 0.1% कौन है? व्हाइट ब्लड सेल्स। सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। ये सवाल याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा कौन है? आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, और ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। कितना परसेंट पार्ट होता है? 45%। नेक्स्ट आइए, इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। अभी पीछे पढ़ाया था, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कौन है? आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये सवाल इसी पॉइंट के दम पे मैं बोल रहा था, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, नियरली 95% के आसपास। ए हेल्दी एडल्ट मैन हैव ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी प्रति मिलीमीटर क्यूबिक, यानी प्रति क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। एक पर्टिकुलर एरिया में, बहुत थोड़े से क्यूबिक एरिया में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं। अच्छा, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट। अगर आपसे बात करी जाए कि आरबीसी कहां बनेंगे, तो रेड बोन मैरो में आरबीसी फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट। एडल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले इसको मार्क करें। 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी आर प्रेजेंट इन या प्रति मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। यहां से एक सवाल एराइज होता है मन में कि अगर एडल्ट में आरबीएम में बन रहा है तो स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक्स के समय कहां बनेगा? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी है ये बनता है लीवर में और स्प्लीन में। लिख लीजिएगा, यकृत और तिल्ली जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो लीवर में बनता है और स्प्लीन में बनता है, आप नोट कर लीजिएगा। और एडल्ट स्टेज में कहां बनता है? रेड बोन मैरो में। क्लियर? और एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां बनेगा? लीवर में बनेगा। और बताओ जल्दी से। यस, लीवर में और स्प्लीन में। ठीक है, ओके ओके, चलो, पूरी बात क्लियर हो रही है ना? पूरी बातें हमारी क्लियर हो रही हैं? ठीक है, आइए। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी और डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवाइड ऑफ का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब होता है अब्सेंट। आरबीसी यहां पे क्या है? अब्सेंट है।
आरबीसी यहाँ पे नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड मोस्टली जो मैमल्स हैं उनमें आरबीसी एब्सेंट है, सॉरी वेरी सॉरी, न्यूक्लियस एब्सेंट है। एंड आर बाई कॉन्केव इन शेप। देखिए आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉन्केव होता है। कब कैसे बाई कॉन्केव बनेगा? जब न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा। लेकिन कौन से वाले में बाई कॉन्केव? किसका? मैच्योर आरबीसी का। अगर इनिशियल डेज में हम बात करें तो आरबीसी का शेप भी स्फेरिकल होता है। मैंने आपको साइटोलॉजी में पढ़ाया है। स्फेरिकल होता है कब? जब इसके अंदर न्यूक्लियस होता है तब। और ये इमैच्योर आरबीसी है। कौन सा आरबीसी है? इमैच्योर आरबीसी। तो ठीक है, ये सवाल आपको याद होना चाहिए कि आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाई कॉन्केव। कौन से आरबीसी का? मैच्योर आरबीसी का। क्लियर? कौन से आरबीसी का? मैच्योर आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉन्केव। कितने सवाल हो गए? पहला क्वेश्चन यहां पे था, पहला क्वेश्चन था मोस्ट अबंडेंट। दूसरा 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी प्रति मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी का शेप बाई कॉन्केव। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता और आरबीसी का फॉर्मेशन एडल्ट में होता है बोन मैरो में, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है लीवर में और स्प्लीन में। ये पॉइंट मैंने आपसे पहले भी बता दिया। अब आगे, क्या? दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नोन एज हीमोग्लोबिन। आपको अभी मैंने पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है, पुरानी बातें सब हटाने जा रहा हूं अब मैं, कि इन आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का, नाम मार्क कर लीजिएगा, रेड कलर का एक पिगमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं आप? हीमोग्लोबिन। इसमें आयरन पिगमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ द सेल, यानी कि रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल। इसीलिए इसका नाम रेड ब्लड सेल है, क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एक खास बात है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, मेनली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। CO2 ट्रांसपोर्ट में भी 20 से 25% रोल प्ले करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेनली आप इसे कह दीजिए ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी करता है और CO2 ट्रांसपोर्ट भी करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट 97% करता है और CO2 का 20 से 25%। ये सब आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया। तो एक बात और, ए हेल्दी इंडिविजुअल हैव 12 टू 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, 100 ml प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। प्रति 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं। नोट कर लीजिएगा, इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। दीज मॉलिक्यूल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ा चुका हूं कि मैंने 15 ग्राम माना था, जिससे 20 ml ऑक्सीजन ले गए थे। अगर आप उस पॉइंट को मेरे रिकॉल करके आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। दीज मॉलिक्यूल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और वो भी कौन सी गैसेस हमारे पास हैं? CO2 एंड ऑक्सीजन। आरबीसी का लाइफ स्पैन अगर बात करें तो 120 दिन के आसपास इनका लाइफ स्पैन होता है। आप नोट कर लीजिएगा, 120 डेज। एंड देन दे आर डिस्टॉर्टेड या डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, जिसे हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का शमशान घाट कहते हैं। यस, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है बच्चों? आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 दिन। उसके बाद ये स्प्लीन में डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। इन्हें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। तो स्प्लीन का दूसरा नाम नोट कर लीजिएगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शमशान घाट कहते हैं और इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे ब्लड स्टोर होता है। ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में, ठीक है। यहीं पे आरबीसी आएगा और उसको दफना दिया जाएगा। तो आरबीसी मोस्ट अबंडेंट है,
5 मिलियन टू 5 पॉइंट मिलियन ऑफ आरबीसी प्रति मिलीमीटर क्यूब पाए जाते हैं। रेड कलर के होते हैं ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कंटेंट 12 से 16 ग्राम आप प्रति 100 ml ब्लड होता है और इसका मुख्य काम होता है रिस्पिरेटरी गैसेस CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है और स्प्लीन में जाके इसका खात्मा हो जाता है, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर और स्प्लीन में होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में रेड बोन मैरो में होता है। इसका शेप बाइकॉनकेव होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट, WBC या आप इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स मार्क करें, आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल एज दे आर कलरलेस। इसमें कोई कलर नहीं होता बिकॉज यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, नो हीमोग्लोबिन, यानी यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होता और इसीलिए इसका कोई कलर नहीं होता। दिस इज वाइट इन कलर। दे आर न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस होता है, यानी आप इसे न्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। ठीक है, सारे डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। देर रिलेटिवली लेसर इन नंबर और लगभग 6000 to 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब। जो वहाँ पे 5 मिलियंस था, यहाँ पे बहुत कम है, हजारों में संख्या है प्रति मिलीमीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, आप इसे अच्छे से मार्क कर लें। पहला सवाल, यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है, इसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, ये न्यूक्लिएटेड होती है और इस संख्या इसकी काफ़ी कम है, बहुत कम है। ल्यूकोसाइट्स आर शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, जबकि आरबीसी का लाइफ स्पैन था 120 दिन। ये शॉर्ट लिव्ड है, कुछ घंटों से लेके कुछ साल तक रह सकती है, लेकिन हम घंटों वाले वजह से ही, दिन वाले वजह से ही इसे शॉर्ट लिव्ड कहते हैं। तो बहुत ही कम लाइफ स्पैन होता है इसका। आगे जो ल्यूकोसाइट्स हैं, अगर हम बात करें सिंपली ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स की दो मेन कैटेगरी है, टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs। कितनी हैं? दो मेन कैटेगरीज। एक आपका है ग्रेनुलोसाइट्स और एक आपका है एग्रेनुलोसाइट्स। क्या है? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल, तीन मार्क कर लीजिएगा, N, E और B। ये तो होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स और है दो हमारे पास, दिस इज नोन एज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये होती हैं एग्रेनुलोसाइट्स। यस, ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके ऊपर। तो न्यूट्रोफिल्स मार्क करें, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स, क्लियर, आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, while lymphocytes and monocytes are the agranulocytes. That's very 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 important. इतना पढ़ने के बाद आपको एक डायग्राम दिखाने की इच्छा हो रही है। ये डायग्राम आप देखिए, दिस इज द ग्रेनुलोसाइट्स एंड दिस इज द एग्रेनुलोसाइट्स। दो कैटेगरी यहाँ पे आपके सामने आ रही है। अच्छा जी, एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, जिनके आप देखिए यहाँ पे ग्रेनुल आपको दिख रहे होंगे, इस तरीके के ग्रेनुल्स आपको दिख रहे होंगे। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ग्रेनुलोसाइट्स। एक है नाम न्यूट्रोफिल्स, दूसरे का नाम है इस्नोफिल्स और तीसरे का नाम है बेसोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये आपके पास सवाल हो गए। अब सबसे पहले बात करनी है न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही आता है कि हम इसे हेट्रोफिल भी कहते हैं। दूसरा सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट एक्टिव है ये। और हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, लिखा भी है हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। कोई सेल, कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो उसको ये अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है और इन अपने अंदर लाके उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट हो गई कि हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये भी है। मोस्ट एक्टिव है और एक बात, मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट आपके पास से आप चेक कर लेना, और लगभग मोस्ट अबंडेंट में कितना, 60 to 65%। जितनी WBC हैं उसमें से सबसे ज्यादा आपके पास यही है। और अब देखिए इसमें कितने लोब हैं, 1 2 3, ये मल्टी लोब्ड होती है, मल्टी लोब्ड।
और इसमें 2 से 5 तक लोब पाए जाते हैं, 2 to 5 लोब्ड। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप? आइए दिखाता हूं, ये देखिए, दिस इज द न्यूट्रोफिल्स। इसके बारे में मल्टी लोब्ड, एम्स में सवाल आ चुका है। 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब दिख रहा है, मल्टी लोब्ड है। 2 to 5 लोब्ड होते हैं इसमें, और मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है ना? चलिए, ये तो बात हो गई हमारी, चल के थ्योरी पे निपटा लेते हैं। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, 60 से 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है ये। वीसोफिल आर द लीस्ट अबंडेंट, पीछे भी बोला था मैंने, 0.5 to 1% होता है। तो जो बेसोफिल हमारा है ये क्या है? लीस्ट अबंडेंट। यहां पे भी लिख लीजिएगा लीस्ट अबंडेंट, सबसे कम, लेस देन 1%, 1% से भी कम होता है। और बेसोफिल का जो शेप है आपको इसमें दिख नहीं रहा है, ये एस शेप का होता है, आप नोट कर लीजिएगा। इसका शेप मतलब क्या? इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके शेप की बात कर रहा हूं। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ये मतलब था मेरे कहने का, नहीं तो आप समझ ही ना पाए। तो यहां पे बेसोफिल में है ये एस शेप न्यूक्लियस इसका होता है, एस शेप न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस कैसा था? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, नोट कर लेना भैया, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। तो बेसोफिल क्या हो गया हमारा? लीस्ट अबंडेंट। वापस चलते हैं, दोनों पॉइंट खत्म। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट, हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट। अगला, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 6 to 8%। कितना? 6 to 8%। ये भी फैगोसाइटोसिस शो करता है, नोट कर लीजिएगा, ये भी फैगोसाइटोसिस शो करता है। मोनोसाइट्स 6 to 8%, और दूसरा ये भी फैगोसाइटोसिस करता है, यानी किसी भी फॉरेन पार्टिकल को मार के खा जाएगा। क्लियर? वापस आइए, बात को समझना बेहद आवश्यक है बच्चों, इसीलिए बार बार आपको चीजें दिखाई जा रही हैं। तो अगला पॉइंट, नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल which destroy foreign organism entering the body। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे ही सेल में आएगा उसको मार डाला जाएगा, उसको निपटा दिया जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब अगला पॉइंट बेसोफिल के बारे में। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या था? फैगोसिटिक, नोट कर लिया। अच्छा, बेसोफिल जिसका परसेंटेज कितना था? लेस देन 1%, सिक्रीटेड हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन। हिपैरिन इज द एंटीकोगुलेंट, याद रखिएगा। और हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान निकलता है, जब इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है। तो यस, आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, नोट कर लीजिएगा। बेसोफिल्स सिक्रीट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन एंड ऑल इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह भी मिल गया, किस दौरान? इन्फ्लामेशन के दौरान। अगला, इस्नोफिल्स कितना परसेंटेज है? 2 से 3%, रेसिस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन का विरोध करता है। एंड आर आल्सो एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शन। जब भी बॉडी में कभी एलर्जी होती है तो ये रिलीज हो जाते हैं, समझ पा रहे हैं ना? तो यस, कितना परसेंटेज मिला हमें? 2 से 3%। किसका? इस्नोफिल का। 2 से 3%। पहला सवाल, इस्नोफिल, इसे हम आगे चल के आपको दिखा देते हैं। इस्नोफिल कितना परसेंट है? 2 से 3%। अच्छा, जब भी कभी इन्फेक्शन आता है तो एलर्जी वगैरह भी होती है, उस समय भी ये इसका विरोध करते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी वर्ड यहीं पे इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ एलर्जिक रिएक्शंस का जो एसोसिएशन रखा है
वो इस्नोफिल के साथ ही रखा हुआ है। हो दोनों जगह सकता है, बट कोई बात नहीं, जहां लिखा है आप वहीं याद करें, ठीक है ना। तो 2 से 3% हो गया इस्नोफिल। और इस्नोफिल के जो न्यूक्लियस का शेप है, आप इसे भी देख लीजिएगा, ये बाइलोब्ड है। क्या है? बाइलोब्ड है। इस्नोफिल का जो शेप है, यहां पे चल के दिखा देते हैं आपको। इस्नोफिल, ये इसका न्यूक्लियस है बाइलोब्ड, नोट जरूर कर लेना, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। और दोनों न्यूक्लियस एक धागे जैसी संरचना से जुड़ा होता है, इस प्रकार का न्यूक्लियस है, ये बाइलोब्ड है एंड कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग। आप चाहे तो नोट कर लें, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है एंड कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, एक धागे से जुड़ा होता है। इसे हम एसिडिक डाई इयोसिन से स्टेन कर सकते हैं, अब चूंकि ये एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं, नाम क्या है? इयोसिन, इसीलिए इसका नाम एसिडोफिल भी होता है। आप चाहें तो इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा, इसका नाम एसिडोफिल्स होता है। क्या नाम होता है? एसिडोफिल्स। देखो बड़ा बड़े कई डायग्राम ऐड करे हैं आपको बात पूरी समझाने के लिए। एसिडोफिल्स। लास्ट हमारे पास सिर्फ एक बचा, लिम्फोसाइट। इसका परसेंटेज होता है 20 से 25%। भाई ये कितना हुआ? लेस देन 1%। ये कितना हुआ? 2 से 3%। ये 1 से भी कम। ये लगभग आपके पास 60 to 65%। मोनोसाइट्स कितना हुआ? 6 से 8% के आसपास, नोट कर लीजिएगा। 6 to 8% हुआ, तो सारे का हो गया, इसका 20 से 25% हो गया। ठीक है, लिम्फोसाइट्स कब आती हैं ये भी पढ़ लीजिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, पहले तो लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस का शेप देख लीजिएगा, लगभग स्फेरिकल होता है। तो चल के मैं एनसीईआरटी वाले पॉइंट में आपको दिखाऊंगा। लिम्फोसाइट स्फेरिकल, यस लिख लीजिएगा, स्फेरिकल। परसेंटेज कितना? 20 से 25%। बच्चों, इस्नोफिल के न्यूक्लियस का शेप बाइलोब्ड, बेसोफिल का न्यूक्लियस का शेप एस शेप, न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब्ड, मोनोसाइट्स का किडनी शेप। नोट कर लीजिएगा, मोनोसाइट्स के न्यूक्लियस का शेप किडनी शेप, नोट कर लो। और एक बात, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन है? मोनोसाइट, लिख लो कहीं, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट्स। लार्जेस्ट कौन होगी? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पूरी कहानी पूरी हो चुकी है। यस, लिम्फोसाइट्स आर द 2 मेजर टाइप्स, बी एंड टी फॉर्म्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। बाद में हम आपको पढ़ाएंगे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है, कैसे काम करते हैं। बट फिलहाल आपको लिम्फोसाइट्स के बारे में इतना ही याद रखना है कि ये लोग इम्यून सिस्टम में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। मैं एक बार मुख्य समाचार पूरा दोबारा आपको सुनाना चाहूँगा, और जो भी नाम हमने जो भी बातें करी हैं उन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। बस इतना याद रखें कि जो डब्ल्यूबीसी है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सॉरी न्यूक्लियस होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता। डब्ल्यूबीसी वाइट इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है। इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, 6000 to 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब पाए जाते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड के होते हैं। 2 कैटेगरी इनके पास है, एक ग्रेनुलोसाइट, एक एग्रेनुलोसाइट। जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं, दे आर ग्रेनुलोसाइट्स, अभी आपने देखा भी था। और ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और वीसोफिल। सबसे और बात करें अगर एग्रेनुलो में, तो 2 हमारे पास है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट था, फाइगोसिटिक था, और बेसोफिल सबसे लीस्ट था,
और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में अहम रोल प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों फैगोसिटिक हैं। मोनोसाइट का परसेंटेज 6 से 8% है और लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। बेसोफिल्स secrete histamine, serotonin and heparin and involved in the inflammatory reactions। स्नोफिल का परसेंटेज 2 से 3% है। ये इन्फेक्शन को मना करता है, एलर्जी के दौरान रिलीज होता है। सबका शेप मैंने बता दिया, स्नोफिल का बाइलोब्ड, बेसोफिल का एस शेप्ड, न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब्ड, मोनोसाइट्स के न्यूक्लियस का शेप किडनी शेप और लिम्फोसाइट्स के न्यूक्लियस का शेप एस स्फेरिकल। बाकी भी बहुत सी बातें जो मैंने आपसे करी वो भी याद रखिएगा। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स होता है, लीस्ट डब्ल्यूबीसी वेसोफिल होता है, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स होता है, मोस्ट अबंडेंट एग्रेनुलोसाइट्स लिम्फोसाइट्स होता है। और भी बहुत से सवाल हैं जो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लास्ट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है और इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेगाकैरियोसाइट्स, इसे हम मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं, जहां से ये रिलीज होता है। स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, यानी प्लेटलेट का भी फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में होता है। मेगाकैरियोसाइट्स बोन मैरो का फॉर्मेशन करता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स और इसका परसेंटेज 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। आप इसे भी नोट कर लें, 1.5 लाख यानी 1.5 lakhs to 3.5 लाख। Platelet can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation of blood और clotting of blood। एक्चुअल में जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, आपने सुना होगा जब भी प्लेटलेट्स घट जाता है तो बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की जो समस्या है वो बढ़ जाती है, क्लॉटिंग नहीं होगी। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम देयर बॉडी। पहला सवाल, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। दूसरा सवाल, प्लेटलेट का फॉर्मेशन कौन करता है? मेगाकैरियोसाइट्स। तीसरा सवाल, इसका परसेंटेज कितना है, कितना पाया जाता है, अबंडेंस क्या है? तो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट का काम क्या है? तो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करना। अगर इनकी वैल्यू, ए रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर इनकी संख्या घट जाएगी, अगर इनका अमाउंट घट जाएगा तो भैया क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा और जिससे हमारा बहुत सा ब्लड का नुकसान हो जाएगा। तो ये पूरी बात थी जो आपने समझ ली। अब इसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट पूरा हो गया, ब्लड पूरा कंप्लीट हो गया। ब्लड में हमने प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। तो अगले वीडियोस में आपसे बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, कोगुलेशन ऑफ ब्लड की और लिम्फ की। थैंक यू।